2024 के चुनावों में भाजपा के 20 केंद्रीय मंत्री हारे हैं, लेकिन जिस मंत्री की हार के चर्चे सबसे ज्यादा हैं वो है स्मृति ईरानी। 2019 में राहुल गांधी को चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी चुनाव हारी किशोरी लाल शर्मा से, जिन्हें भाजपा राहुल गांधी का चपरासी कह रही थी। स्मृति ईरानी की हार ने उनके राजनीतिक कद को छोटा कर दिया है। खुद भाजपा कार्यकर्ता न स्मृति ईरानी की हार से दुखी हैं और न ही आश्चर्य में हैं। मोदी की सबसे करीबी नेता का ये हश्र कैसे हुआ? 2004 में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाली तेज तर्रार नेता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली स्मृति ईरानी 2014 में ताकत पाती हैं, पर उसके बाद उनके तेज में कमी आ जाती है, व्यक्तित्व में लोच आ जाता है और 2024 तक स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व संकट में नजर आने लगता है। स्मृति ईरानी का सफर एक बेबाक, अमन पसंद, संवेदनशील नेता से शुरू होकर के अहंकारी, हिंसक और असंवेदनशील नेता तक कैसे पहुंच गया? क्या स्मृति ईरानी से कुछ गलतियां हुई या सत्ता की लालच ने स्मृति को लोकप्रिय नेता से सबसे अधिक नापसंद की जाने वाली नेताओं में से एक में तब्दील कर दिया? क्या रहा है अर्श से औंधे मुंह फर्श पर गिरने वाली स्मृति ईरानी का अतीत और कैसा है उनका राजनीतिक भविष्य? इन सारे सवालों के जवाब हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मौजूदा दौर में स्मृति ईरानी को सबसे घमंडी नेता कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर जिनके बारे में लिखा जा रहा है कि जीते कोई भी, पर स्मृति ईरानी का हारना जरूरी था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में आदर्श बहू बनकर देश की जनता का प्यार पाने वाली स्मृति ईरानी आज सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली नेता कैसे बन गई? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। स्मृति ईरानी राजनेता से पहले अभिनेता बनना चाहती थी। मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने से लेकर मॉडलिंग और एक्टिंग में जगह बनाने के लिए स्मृति ईरानी ने 1994 में दिल्ली से मुंबई की ओर रुख किया। स्मृति ईरानी ने मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया, मगर उन्हें जीत नहीं मिली। आखिरी 5 में ही उन्हें जगह मिली थी। स्मृति ईरानी को अपने एक्टिंग करियर में सफलता मिली जब उन्हें सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मुख्य अभिनेत्री का किरदार मिला। इसी सीरियल के जरिए स्मृति ईरानी घर घर तुलसी के रूप में पहचान बनाने लगे। तुलसी उनके किरदार का नाम था। स्मृति ईरानी की ये पहचान उनके राजनीतिक जीवन में खूब काम आई और शायद उनकी अभिनय कला बॉलीवुड से ज्यादा राजनीति में काम आई। आखिर एक सफल अभिनेत्री अचानक से राजनीति में कैसे आई? भाजपा जैसी पुरुषवादी पार्टी में एक महिला नेता ने अपनी इतनी बड़ी जगह आखिर बनाई कैसे? स्मृति ईरानी ने सीरियल में काम करते हुए ही राजनीति में कदम रखा। स्मृति ईरानी का राजनीतिक सफर प्रमोद महाजन की देखरेख में शुरू हुआ। उन्हें स्मृति ईरानी का गुरु भी कहा जाता है। 2003 में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। अगले ही साल यानी 2004 में स्मृति ईरानी को भाजपा महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष बना देती है। इसी साल स्मृति ईरानी को 14वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में दिल्ली से टिकट मिलता है। भाजपा स्मृति ईरानी को दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के कपिल सिब्बल के सामने लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतारती है। कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता के आगे स्मृति ईरानी बुरी तरह हार जाती है। न केवल स्मृति ईरानी बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही 2004 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है। इस हार को स्वीकार करने के बजाय स्मृति ईरानी ने अगला जो कदम उठाया उससे भारतीय जनता पार्टी अपने कोर तक हिल गई। दिसंबर 2004 स्मृति ईरानी ने एक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन किया। उनसे बात करने के लिए मीडिया वाले वहां पहुंच चुके थे। स्मृति ईरानी के टॉप सोप एक्ट्रेस होने के नाते ज्यादातर बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरें करने वाले ही रिपोर्टर वहां पहुंचे हुए थे। इन रिपोर्टरों से बात करते हुए अचानक से स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी। वो नरेंद्र मोदी जो उस समय भाजपा के भविष्य के तौर पर देखे जा रहे थे। एक साल पहले भाजपा ज्वाइन करने वाली स्मृति ने नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों को 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया। स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए कि मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए उससे पार्टी की छवि खराब हुई है और अटल बिहारी वाजपेयी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे हैं। मीडिया से उस समय अंग्रेजी में बात करते हुए उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के गुजरात सीएम पद से इस्तीफा ना देने को शॉकिंग और घटिया फैसला बताया था।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे ये पता चले कि भाजपा बाकी पार्टियों से अलग है। ये बात बोलते हुए स्मृति ने एक घोषणा की। घोषणा थी आमरण अनशन की। स्मृति ईरानी ने कहा कि अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर को वो नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए आमरण अनशन करेंगी। तब तक करेंगी जब तक कि मोदी इस्तीफा नहीं दे देते। कारवां पत्रिका ने इस घटना के बाद भाजपा के अंदर हुई उथल पुथल पर विस्तृत रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन भाजपा नेताओं का यह मानना था कि यह स्मृति ईरानी का खेल है अटल बिहारी वाजपेयी की छत्र छाया में आने का। 2002 के गुजरात दंगों के लिए न केवल वाजपेयी मोदी को राजधर्म का पालन करने की नसीहत दे चुके थे, बल्कि बाद में भी समय समय पर इस मसले पर उनकी नाराजगी नरेंद्र मोदी के लिए झलकती रही। नरेंद्र मोदी की नाराजगी मोल लेकर के भी स्मृति ईरानी पार्टी में कैसे बनी रही और आखिर में उनकी करीबी कैसे हो गई। इस्तीफा मांगने वाले स्टंट के कारण पार्टी में नई नई आई स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें खड़ी होने लगी। शाम तक ही स्मृति ईरानी ने बिना शर्त माफी मांग ली। आडवाणी से मिलने गई, जिन्होंने मध्यस्थता करते हुए मोदी और स्मृति ईरानी की मीटिंग अपने आवास पे करवाई। स्मृति ईरानी ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी के पैर छुए। मोदी, जो कि अपने विरोधियों को माफ ना करने के लिए जाने जाते थे, आश्चर्यजनक तौर से उन्होंने स्मृति ईरानी के सर पर हाथ रख के उन्हें माफ कर दिया। इस मीटिंग के बाद चुनाव में असफल होने वाली स्मृति ईरानी भाजपा के अंदर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। स्मृति ईरानी इसके बाद भाजपा की कार्यकारी समिति की सदस्य बनती हैं। 2010 की शुरुआत में ईरानी को भाजपा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया और 24 जून को उन्हें भाजपा की महिला शाखा भाजपा महिला मोर्चा का अखिल भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर आया साल 2011, जब आखिरकार स्मृति ईरानी संसद पहुंच ही गई। भाजपा ने स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में भेजा। स्मृति ईरानी एक के बाद एक बड़े पद पाती गईं। ये देखा गया कि स्मृति ईरानी भाजपा में जब जब शक्ति के केंद्र में कोई भी नया व्यक्ति आता, वो उस व्यक्ति की छत्र छाया में चली जाती थी। चाहे प्रमोद महाजन हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो या फिर नरेंद्र मोदी। शायद यही कारण है कि बार बार हार के बाद भी स्मृति का करियर रुका नहीं, आगे ही बढ़ता रहा। राज्यसभा सांसद होते हुए भी बतौर राजनेता उनकी पहचान बनी 2014 में, जब वो कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतरी। साल 2014 के आम चुनावों में जब भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी, पार्टी ने उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए अमेठी भेज दिया। अमेठी से तीसरे प्रत्याशी के तौर पर आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे कवि कुमार विश्वास। इस समय ये भी बहुत सुर्खियों में थे। जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ पर स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चुनाव हार गई। राहुल गांधी 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए थे। अब सवाल यह भी है कि अमेठी की हार के बावजूद भाजपा में स्मृति ईरानी का कद कैसे बढ़ गया, हारी हुई नेता मंत्री कैसे बनी और तमाम संघर्षों के बाद सत्ता पाने वाली स्मृति ईरानी ने किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। स्मृति ईरानी का अमेठी से हारना भी उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। राहुल गांधी को चुनावों में टक्कर देने के कारण भाजपा में उनकी साख बढ़ गई और उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया गया। पहली बार स्मृति ईरानी के हाथ में इतनी ताकत आई थी। मंत्री बनते ही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई डिग्री की। स्मृति ईरानी ने 2004 और 2014 के एफिडेविट में अपनी जो शिक्षा बताई है वो मेल नहीं खाती। एक एफिडेविट में उन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन की बात कही है, तो वहीं दूसरे में कॉमर्स से। एक बार तो उन्होंने खुद को 12वीं पास बताया था। डिग्री विवाद में उनकी खूब किरकिरी हुई। शुक्र इस बात का है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी डिग्री ने सारी लाइमलाइट उनसे छीन ली। मानव संसाधन विकास मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी ने देश के विश्वविद्यालयों के भगवाकरण का काम शुरू कर दिया। जेएनयू से लेकर के हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक हर जगह स्मृति ईरानी की दखलंदाजी का छात्र विरोध करने लगे। इस दौरान हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हुआ जो स्मृति ईरानी का पीछा जीवन भर नहीं छोड़ने वाला था। साल 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित शोध छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या की खबर से पूरा देश सकते में आ गया और इस आत्महत्या के तार जुड़े हुए थे स्मृति ईरानी से। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के एक छात्र ने रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया। इस मामले पर पहले रोहित और उनके साथियों को बरी कर दिया गया था, मगर भाजपा सांसद बंडारू दत्तात्रेय
और स्मृति ईरानी की दखल के बाद से ये मामला बढ़ गया। बंडारू दत्तात्रेय ने स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी को देशद्रोही बताया। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से नया कुलपति यूनिवर्सिटी में नियुक्त किया गया, जिसने रोहित को बरी करने वाले पुराने फैसले को वापस लिया और उन्हें उनके साथियों के साथ निलंबित कर दिया। इन छात्रों के ऊपर हॉस्टल या सार्वजनिक जगहों पर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पूरी घटना के बाद से रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। रोहित वेमुला की आत्महत्या में स्मृति ईरानी के रोल पर सवाल उठने लगे। इस मामले पर स्मृति ईरानी ने अपने बचाव में संसद में ये झूठ बोला कि राजनीति करने के लिए छात्रों ने रोहित वेमुला के पास डॉक्टर्स को जाने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें बचाया न जा सका। इसके साथ ही ये भी साबित करने की कोशिश की कि रोहित दलित थे ही नहीं। स्मृति ईरानी और उनके मंत्रालय की इज्जत इस मामले से मटिया मेट हो गई। होनी भी चाहिए। सत्ता में होने के कारण स्मृति ईरानी इस मामले से बच के निकल गई। आईआईटी में शाकाहारी छात्रों के लिए अलग कैंटीन की बात हो, सेंट्रल स्कूलों में संस्कृत भाषा की अनिवार्यता, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में इस्लामीकरण के आरोप के जांच का फैसला, इन अजब गजब फैसलों ने उनकी खूब किरकिरी कराई। इसके साथ ही जेएनयू में कथित देशद्रोही छात्रों पर कार्रवाई के मामलों ने यह साफ कर दिया कि स्मृति ईरानी से यह मंत्रालय संभल नहीं रहा है। जल्दी ही कैबिनेट में बदलाव हुए और स्मृति ईरानी से एचआरडी मंत्रालय छीन करके उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। उनके तबादले पे मीडिया ने लिखा, सबसे विवादित मंत्री का तबादला। अब अमेठी में हार के बाद लोग स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि स्मृति जी, रोहित याद है? फिर आया साल 2019 जब स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर उरूज पर पहुंचा। 2019 के लोकसभा चुनावों में स्मृति एक बार फिर से अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती हैं और उन्हें मात दे देती हैं। स्मृति ईरानी की ये जीत ऐतिहासिक थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अमेठी से हरा देंगी। राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति ईरानी का दंभ साफ नजर आने लगा। स्मृति ईरानी ने कोई मौका नहीं छोड़ा राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने का। यहाँ तक कि कई लोग उन्हें राहुल गांधी मामलों की मंत्री कह करके ट्रोल करने लगे। अमेठी में जीत के साथ ही स्मृति ईरानी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। 2019 में स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनती हैं और यहीं से इस मंत्रालय का पतन भी शुरू हो जाता है। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया और महिला विकास मंत्री रहते हुए उन्होंने महिलाओं के जीवन के साथ। पिछले 5 सालों में महिला और बाल विकास मंत्रालय देश में है ही क्यों, ये सवाल उठने लगे हैं। स्मृति ईरानी ने पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे महिलाओं या बच्चों का विकास हो सके। स्मृति ईरानी के मंत्री रहते हुए महिलाओं की स्थिति साल दर साल बिगड़ती ही चली गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि साल 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में 15.3% की वृद्धि हुई। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए स्मृति ईरानी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस दौरान स्मृति ईरानी का पूरा फोकस राहुल गांधी के एक एक कदम की आलोचना करने पे था। बाल विकास की जिम्मेदारी भी इन्हीं के हाथों में है। उसका क्या हाल है ये भी जान लीजिए। एनसीआरबी के ही आंकड़े ये बताते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध की संख्या भी इस दौरान भयानक तरीके से बढ़ी। साल 2022 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,62,000 से अधिक मामले आए, जो कि 2021 की तुलना में 8.7% से भी ज्यादा अधिक हैं। इस दौरान स्मृति ईरानी क्या कर रही थी? राहुल गांधी महिला विकास मंत्री रहते हुए स्मृति ईरानी ने महिलाओं के मुद्दों का मजाक बना के रख दिया। मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, यानी शादी के बाद पति द्वारा पत्नी से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना, ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है। भारत में मैरिटल रेप के लिए कोई कानून ही नहीं है। इस पर कानून बनाने की मांग सालों से महिलाएं कर रही हैं। दुनिया में केवल ऐसे 34 देश हैं जहां पे मैरिटल रेप पर कोई कानून नहीं है और भारत उनमें से एक है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय पाना अभी भी झिलाऊ प्रक्रिया है। ऐसे में जब अपराधी पति हो और कोई कानून ही ना हो तो महिलाएं हिंसा झेलने के लिए मजबूर होती हैं। देश में 82% शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं जो पति की यौन हिंसा की शिकार हैं।
देश में 6% शादीशुदा महिलाओं ने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा झेली है। देश में 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पति की शारीरिक या फिर यौन हिंसा झेली है, और ये सारे सरकारी आंकड़े हैं। ऐसे संवेदनशील मामले पर स्मृति ईरानी ने बेहद सतही बातें कही। उन्होंने वही कहा जो यौन हिंसा की घटनाओं के बाद मामले को दबाने के लिए कहा जाता है कि अरे सब एक जैसे नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि वैवाहिक हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में सम्मानित सदन में देश के हर विवाह को हिंसक मानकर उसकी निंदा करना और देश के सभी पुरुषों को बलात्कारी मानना उचित ही नहीं है। इस हिसाब से तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून पुरुषों के खिलाफ हैं। फिर खत्म कर दो सारे कानून, ताले लगवा दो न्यायालयों पर और इस्तीफा दे दो महिला विकास वाले अपने मंत्रालय से। महिला विकास मंत्री होते हुए भी, खुद महिला होते हुए भी स्मृति ईरानी बार बार महिलाओं के मुद्दों को न केवल नजरअंदाज करती रही हैं, बल्कि उन मुद्दों पर हल्के बयान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। पेड पीरियड लीव का मुद्दा पिछले कुछ सालों में जोरों शोरों से उठ रहा है। पीरियड्स यानी माहवारी के दौरान महिलाओं को काम से एक दिन की छुट्टी बिना वेतन काटे मिले, इसकी मांग देश की महिलाएं कर रही हैं। इस मामले पर स्मृति ईरानी का बयान सुन करके और एक लड़की होने के नाते मुझे इनकी मूर्खता पे हंसी भी खूब आई और इनके निकम्मेपन पर गुस्सा भी खूब आया। उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन महिलाओं के जीवन का नेचुरल पार्ट है, इसे दिव्यांगता या फिर किसी कमजोरी की तरह देखा ही नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महिला के तौर पर मैं जानती हूँ कि पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान ऑफिस से लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। कई लोग जो खुद मेंस्ट्रुएट नहीं करते हैं लेकिन इसे लेकर के अलग सोच रखते हैं, हमें उनकी सोच को आधार बना करके ऐसे मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए जिससे महिलाओं को समान अवसर मिलने कम हो जाए। सीरियसली, पीरियड्स सच है और पीरियड्स की परेशानी भी सच है। दिव्यांगता से तुलना कोई और नहीं कर रहा है, केवल आप कर रही हैं। हमारे देश में पीरियड अभी भी टैबू है। अभी भी भारतीय समाज इस मुद्दे पर बात नहीं करता और इसका नुकसान हम औरतें उठाती हैं। स्टडी बताती है कि देश की 70% महिलाएं PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और अन्य मेंस्ट्रुअल यानी कि माहवारी से संबंधित बीमारियों से जूझती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार देश की 71% बच्चियों को तब तक पीरियड के बारे में पता नहीं चलता जब तक कि उनका पहला पीरियड आ नहीं जाता। पता चलने पर सुविधाओं के अभाव में ज्यादातर लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। 2019 में 23 मिलियन लड़कियों ने पीरियड्स के कारण स्कूल छोड़ दिया था। साल 2022 में आई रिपोर्ट बताती है कि देश में लगभग 25 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस से जूझती हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें दर्द इतना भयावह हो जाता है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है। रिसर्च ने यह साफ किया है कि पीरियड्स की शुरुआत में उतना ही दर्द हो सकता है जितना कि हार्ट अटैक में। ये बात यूनिसेफ ने भी कही है कि भारत पीरियड पॉवर्टी से जूझ रहा है, यानी भारत में पीरियड से जुड़ी सुविधाओं की दरिद्रता है। ये सारी बातें कोई दुख नहीं है, महिलाओं का सच है। इस सच को दिव्यांगता केवल स्मृति ईरानी ही मान सकती हैं। स्मृति ईरानी का ये तर्क कि पीरियड लीव देने से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव बढ़ेगा, ये बताता है कि वो कितनी बड़ी फेल्योर हैं। भेदभाव ना हो इसके लिए नियम कानून बनाने का काम तो आप ही का है ना मैडम। काम ना करना पड़े इसलिए काम ही नहीं शुरू करेंगे। आपके निकम्मेपन की सजा औरतें भुगत रही हैं। जापान से लेकर के स्पेन तक औरतों को पेड पीरियड लीव मिलते हैं और भेदभाव नहीं होता है। वैसे स्मृति ईरानी की घटिया सोच तभी पता चल गई थी जब उन्होंने पीरियड से मंदिर के अपवित्र होने की बात कही थी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर स्मृति ईरानी ने कहा था कि हर किसी को प्रार्थना का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का नहीं। पीरियड से महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, इस धारणा को तोड़ने में सैकड़ों साल लग गए, मगर स्मृति ईरानी हमें वापस सैकड़ों साल पीछे ले जा रही हैं। स्मृति ईरानी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस मंत्रालय में गई वो मंत्रालय बर्बाद हो गया, विवादों में आ गया। स्मृति ईरानी के ये बयान, ये हरकतें काफी थे उनकी विश्वसनीयता को कम करने के लिए। भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आंख मूंद लेना, यौन शोषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर एक शब्द ना बोलना, महिला पहलवानों को जब सड़क पे घसीटा गया इन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन उस दौरान ये प्रधानमंत्री के ट्वीट्स रिट्वीट जरूर कर रही थी। इन सारी बातों से ये तो साफ हो गया है कि स्मृति ईरानी को महिलाओं की कोई चिंता नहीं है,
चिंता है तो केवल अपनी। अमेठी हारने के कई कारणों में से एक कारण स्मृति ईरानी की ये बातें भी थी। ताबूत में कील साबित हुआ उनका सांसद होते हुए भी अमेठी पे ध्यान ना दे करके केवल राहुल गांधी पर ध्यान देना। 5 साल में स्मृति ईरानी ने अमेठी के लोगों की बात नहीं सुनी और ना ही उनकी जरूरतें पूरी की। बदहाल अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे चैनल पर देख भी चुके हैं और फिर से देख सकते हैं। स्मृति ईरानी जिसके पास शक्तिशाली मित्र हैं, जिनके पास सत्ता थी, उन्होंने जनता को अपना दुश्मन बना लिया। उनकी हार के बाद जिस तरह से लोग खुश नजर आए, उससे यह साफ हो गया कि स्मृति ईरानी का कमबैक बेहद मुश्किल है। वो नेता जिसके सपने बड़े थे, वो महिला जिसने पितृसत्तात्मक राजनीति में जगह बनाई, उसने सत्ता पाते ही वही किया जो कोई भी शोषक प्रवृत्ति का इंसान करता। एक छात्र की आत्महत्या से लेकर महिलाओं की परिस्थितियों को बद से बदतर कर देने के बाद स्मृति ईरानी का ये हाल तो होना ही था। भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार महिला नेता से सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाली नेता तक का स्मृति ईरानी का ये सफर किसी भी नेता के लिए एक सबक है। इस वीडियो में कही गई बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।